हेलो यूपीपीसीएस एस्पिरेंट। आज हम जनसत्ता का 20 जून का न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे। मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस आपका सारी न्यूज़ कवर कराती हूँ। यहाँ पर पूरा पेपर गो थ्रू करूँगी। न्यूज़ में भी मैं ऐसी न्यूज़ नहीं लूँगी जो कि आपकी कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड होंगी या फिर हादसों से रिलेटेड होंगी। मैं सिर्फ वही न्यूज़ कलेक्ट करूँगी जो प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से मैं ध्यान दूँगी। और एडिटोरियल पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज़ करती हूँ। एडिटोरियल में मैं आपको पूरा एकदम अच्छे से डिटेल दूंगी कि आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हो। इवन दो और भी न्यूज़ में अगर कहीं पर भी ऐसा कोई भी चीज़ है जो आप प्री और मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी न्यूज़ मैं कवर करूँगी। और पेपर हम पूरा गो थ्रू करेंगे। विद इन 1 आवर हम पूरा पेपर भी कंप्लीट कर लेंगे और हमें एक्स्ट्रा न्यूज़ भी नहीं पढ़नी है कि कहाँ डकैती हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है। इस टाइप की न्यूज़ हम नहीं कवर करेंगे। हम सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, कनाडा के गुरुद्वारे में दुर्दांत खालिस्तानी आतंकी निज्जर की गोली मारकर हत्या। हाँ, मैं ऐसी न्यूज़ भी कवर करती हूँ जो आपको अवेयरनेस के लिए चाहिए। अगर कहीं पर आपको यूज़ करना हुआ कहीं किसी थॉट प्रोसेस में या इंटरव्यू में, तो मैं अवेयरनेस वाली न्यूज़ ज़रूर यहाँ पर इंक्लूड कर देती हूँ। तो आप वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कनाडा के गुरुद्वारे में दुर्दांत खालिस्तानी जो आतंकी निज्जर थे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कैसे क्या हुआ है वो तो नहीं पता चल पाया है अभी, लेकिन इन पर बड़े सारे केसेस चल रहे थे बहुत दिनों से। 2015 में धर्मगुरु की हत्या करने की साजिश के बारे में इन पर एक केस चल रहा था। इन्होंने हिंसा भड़काई थी लुधियाना में डाक पुलिस स्टेशन पर, उसके बारे में इन पर चल रहा था केस। और कनाडा में इन्होंने एक प्रशिक्षण शिविर लगाया था 2016 में, जहाँ पर इन्होंने उग्रवादी बना दिए थे। उग्रवादियों को छोटे हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दे दिया था। तो ये सारे केसेस इन पर चल रहे थे। साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी इनके लिंक थे, इसीलिए इनको ढूंढा जा रहा था। और इन पर NIA ने 10 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा था कि जहाँ भी जो जैसे भी इनको मिले। पिछले साल ही किया है ये, पिछले साल जुलाई में 10 लाख रुपए का नगद इनाम की भी घोषणा की थी NIA ने, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने, कि निज्जर जी को गिरफ्तारी, ताकि निज्जर को गिरफ्तारी करी जा सके निज्जर की। ठीक है, तो इसलिए इन पर कई सारे केस भी चल रहे थे, बट अभी गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई है। और इनकी हत्या हुई है यहाँ आप देख सकते हैं कनाडा के गुरुद्वारे में। ठीक है, तो ये आपकी अवेयरनेस की न्यूज़ है, आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो किसी क्वेश्चन में, बस ये आप अवेयर रहो इसलिए। ठीक है, कि खालिस्तानी वाले में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ठीक है, ये मणिपुर गोलीबारी हुई है फिर से। मणिपुर में जो दंगा चल रहा है उसके बारे में ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ, जिन्होंने न्यूज़पेपर देखा होगा पहले से, फिर से बता देती हूँ। मणिपुर में आपके जो ट्राइब्स हैं कौन कौन से हैं, ये आपकी जनजातियाँ हैं, नागा जनजाति और कुकी जनजाति, और आपका एक कम्युनिटी है मेइती कम्युनिटी। ठीक है, मेइती समुदाय है। तो ये तीनों के बीच में झड़प चल रही है। हो क्या रहा है कि मेइती समुदाय ने आरक्षण की मांग की थी, रिजर्वेशन की, और मेइती समुदाय मणिपुर में सबसे ज़्यादा है, यानी कि मेजॉरिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि हमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि हमें मेइती समुदाय की जो आरक्षण की मांग है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो इस बात से कुकी जनजाति और नागा जनजाति काफ़ी परेशान है। सबसे ज़्यादा कुकी की तरफ से आया कि उनका ये है कहना कि मेइती समुदाय ऑलरेडी मेजॉरिटी में है। ठीक है, मतलब कि बहुसंख्यक है। जब बहुसंख्यक है और साथ ही साथ अगर उसे रिजर्वेशन मिल गया, रिजर्वेशन एज ए जनजाति का दर्जा अगर मिल गया, जनजाति का दर्जा मिल गया, ठीक है, साथ ही में इसको ऑलरेडी बहुसंख्यक है और जनजाति का दर्जा भी मिल गया, तो होगा क्या कि बहुत सारी जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मान लीजिए मंत्री भी इन्हीं के पास से बनकर आ रहे हैं, और स्कूल कॉलेजेस में इनको कोटा मिलने लग जाएगा, नौकरियों में मिलने लग जाएगा, तो ऑलरेडी बहुसंख्यक में है और भी ज़्यादा इनको ही प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो कुकी समुदाय और नागा समुदाय को प्रॉब्लम होगी। तो कुकी जनजाति जो है वो कम है, तो कुकी जनजाति कह रही है कि हमें आप अलग से एक कुकी लैंड बनाकर दे दीजिए ताकि हम अपनी प्रशासनिक शक्तियों को वहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो इसीलिए दंगा भड़का हुआ है। सारे राजनीति से जुड़े हुए लोग भी आपस में कुछ अपनी हेरबाजी कर रहे हैं, हेरफेर, और इस वजह से ये इशू अभी रुक नहीं रहा है और रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ हिंसक घटनाएं वहाँ पर हो रही हैं। आई होप कि जल्दी ही शांति बहाल हो। चलिए नेक्स्ट क्या है, यही आपको बस जानना था इसमें कि इसमें चल क्या रहा है, इसमें मैटर क्या है। ये देखिए, मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच 1 महीने से ये चल रही है हिंसा। ठीक है,
तो आगे क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं कल, और इनका जो मुद्दा होगा यात्रा का वो होगा रक्षा, औद्योगिक सहयोग का रोड मैप बनाना, उभरते और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की सहित अहम क्षेत्रों में सहयोग और ठोस परिमाण आमने सामने आने की उम्मीद है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी अभी अमेरिका जा रहे हैं, जब वो चले जाएंगे फिर क्या क्या बातें हुई हैं वो हम जब कल का न्यूज़पेपर आएगा 21 जून का उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। 2000 के नोट की वापसी से आर्थिक विकास दर तेज होगी, ऐसा आरबीआई ने बोला है। आरबीआई ने बोला कि 2000 का जो पैसा हमने वापस ले लिया है, चालू वित्त वर्ष में खपत को बढ़ावा देकर आर्थिक वृद्धि को 6.5% से भी आगे ले जाने में मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, और एसबीआई ने क्या कहा है यहाँ पर, एसबीआई की अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए जो वास्तविक जीडीपी है 8.1% हो जाएगी, जो कि आरबीआई के अनुमान से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 2000 का जो नोट वापसी से संबंधित अगर न्यूज़ पूछी जाती है तो उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या अवेयरनेस है, तो उसमें आप ये 2 पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो कि ऐसा ऐसा प्रेडिक्शन सामने आ रहा है। अगर हम 2000 की जो नोट है उनको वापस लिया गया है तो उससे ये हमारी वृद्धि हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। आदि पुरुष पर बैन के लिए बोला जा रहा है, नेपाल में तो प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, वो तो आपको ऐसे भी पता चल जा रहा होगा इंस्टा के थ्रू और व्हाट्सएप के थ्रू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बलिया में लू से मौत हुई है, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। अभी क्या हुआ है कि आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रवि सिन्हा जी जो हैं उनको क्या नियुक्त कर दिया गया है, उनको खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख नियुक्त कर दिए गए हैं। कौन? रवि सिन्हा, रॉ के रवि सिन्हा को नियुक्त कर दिया गया है, प्रमुख नियुक्ति है। ठीक है, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, एक रिपोर्ट आई हुई है, जलवायु परिवर्तन से 2050 तक 7.20 करोड़ लोग कुपोषित होंगे, ऐसी रिपोर्ट आई है। ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ये आपका यूज़ हो सकता है पेपर थर्ड में जो सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का मुद्दा, गरीबी, बेरोजगारी, भूख, ये सब है। और पेपर फर्स्ट में अगर सोशल इश्यूज आता है तो भी आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज वाला अगर कुछ आता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पेपर फर्स्ट में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है, आपदा से रिलेटेड, तो भी आप ये रिपोर्ट यूज़ कर सकते हो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो रिपोर्ट में कहा यह गया है कि खाद्य संकट से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 7.20 करोड़ और लोगों के कुपोषित होने का खतरा है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। किसने रिपोर्ट दी है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान की ओर से जारी वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट जो है उसमें ये बोला गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक 7.20 करोड़ और लोगों के कुपोषित होने का खतरा है। इसको नोट कर लीजिएगा 2 लाइन में, ठीक है, ताकि अगर खाद्य संकट से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, भुखमरी से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है, या फिर जलवायु परिवर्तन से कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इसको कोट कर सकते हो एकदम इनिशियली इंट्रोडक्शन में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप ये लिख सकते हो, बहुत ही अच्छी रिपोर्ट है, तो इसको आप 2 लाइन में नोट डाउन कर लीजिएगा। और पेपर 1 और पेपर 3 में बहुत इंपॉर्टेंटली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, और एस्से में भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर एस्से आता है जलवायु परिवर्तन से संबंधित तो एक पैरा आप इसका एक पूरा एक पैरा स्टार्ट करके लिख सकते हो कि जलवायु परिवर्तन से खाद्य संकट पर भी असर पड़ता है, ऐसी ऐसी रिपोर्ट आई है, और एक पूरा पैरा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से न्यूज़ उठाई जाती है और यूज़ करी जाती है मेंस में। चलिए आगे इसी में ही कहा गया है, और भी रिपोर्ट आई हैं कुछ, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क की रिपोर्ट है कि उन्होंने बोला है कि खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 45 देशों में लगभग 20 करोड़ 50 लाख लोगों ने संकट स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा या इन जटिल संकटों के कारण बदतर स्थिति का अनुभव किया है। ठीक है, एक ये भी रिपोर्ट आई है कि खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क की ओर से एक तैयार की गई रिपोर्ट है, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। उन्होंने बोला है कि 45 देशों में लगभग 20 करोड़ 50 लाख लोगों ने संकट स्तर की तीव्र खाद्य असुरक्षा या जटिल संकटों की या बदतर स्थिति का अनुभव किया है। ये भी एक रिपोर्ट है जो कि आप लिख सकते हो। फर्स्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप भूलिएगा मत, ये आपकी थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो बट लिख भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक और रिपोर्ट दी गई है,
GFPR की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-22 के दौरान खाद्य असुरक्षा में वृद्धि किस कारणों से हुई है? लंबे समय तक जारी कोविड-19 महामारी, प्राकृतिक आपदाओं, नागरिक अशांति, राजनीतिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव और रूस यूक्रेन युद्ध के वैश्विक नतीजों के कारण जो हुआ है, ये कारण दिए गए हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। जलवायु परिवर्तन से या फिर भू असुरक्षा, जो खाद्य असुरक्षा हो रही है, उसके कारण क्या है? तो ये 5 कारण यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो आप खाद्य असुरक्षा के कारणों में ये लिख सकते हो कि इन कारणों से खाद्य असुरक्षा बढ़ रही है। केवल प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन ही नहीं, नागरिक अशांति, रूस यूक्रेन युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता, कोविड जैसी महामारी और जलवायु परिवर्तन, ये सभी कारण हैं आपके खाद्य असुरक्षा के, जो कि GFPR की रिपोर्ट में कहा गया है। तो आप ये रीजंस में आप ये यूज़ कर सकते हो अगर क्वेश्चन आता है आपका खाद्य असुरक्षा से संबंधित। खाद्य सुरक्षा से संबंधित क्वेश्चन आता है तो उसमें आपके 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुए हैं। इंट्रोडक्शन भी आप लिख सकते हो, रीज़न भी आप यहाँ से लिख सकते हो, बीच का डेटा भी आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ बिल्कुल कवर नहीं कराऊंगी जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है या फिर लोकल न्यूज़ हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। जो आपके क्वेश्चन पेपर में यूज़ होगी प्री में, मेंस में, मैं सिर्फ उसी पर ही ध्यान दूंगी और मुझे लगता है आपको पढ़ना भी वही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला, बारिश हुई है और ये सारी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता ये सब आपको देखने की ज़रूरत है, वो आप क्लाइमेट के चैप्टर में पढ़िएगा। और नेक्स्ट है आपका, हाँ, आपका एडिटोरियल आ गया। एडिटोरियल मैं हमेशा अच्छे से ही पूरा आपको डिस्क्राइब करूँगी जहाँ से आप पूरा एक क्वेश्चन फॉर्म कर सको। ठीक है, श्रम बल में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी। पहले तो ये समझिए कि ये किस क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो ये आपका आ सकता है पेपर 3 में, आपका आ सकता है सामाजिक न्याय, गरीबी, बेरोजगारी, SDG, ये सारी जो चीज़ें हैं, या फिर समावेशी विकास का मुद्दा, इसमें आ सकता है आपका। और पेपर 1 में भी आ सकता है। ठीक है, पेपर 1 में जो आपका सोशल इश्यूज़ वाला पूरा है वहाँ पर, या विमेन वाला पार्ट जो है उसमें आपका ये वाला पार्ट पूछा जा सकता है, और आपका एस्से में पूछा जा सकता है। ठीक है, एस्से में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं कि श्रम बल में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी की रिपोर्ट्स क्या हैं, रीज़न क्या हैं, कैसे हो रहा है, क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारतीय पितृसत्ता समाज पर इतनी जटिल जकड़ बनाए हुए कि पहिया उल्टा घूम रहा है। 2005 में जो महिला कार्यबल 27% था वह गिरकर 23% रह गया है। एक डेटा, ठीक है, नंबर 1, अभी फिर से मैं बताऊंगी। 2005 में जो महिला कार्यबल 27% था वो अब 23% रह गया है। सर्वेक्षण बताता है कि महिला कार्यबल की हिस्सेदारी के मामले 131 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर खिसक कर आ गया है। ज़्यादातर वे महिलाएं नौकरियां छोड़ रही हैं जो मध्यम स्तरीय प्रबंधन पदों पर हैं। ये जो कार्यबल की श्रेणियों में घट रही है महिलाओं की स्थिति, उसमें 131 देशों में भारत की स्थिति जो है वो 120वें स्थान पर है। ठीक है, तो ये भी दूसरा डेटा हो गया। इसके बाद इसकी वजह है, यानी इसके रीज़न आए हैं। 3rd पॉइंट देखिए, इसके रीज़न क्या क्या हैं। महिलाओं को अपेक्षा कम वैतनिक प्रोन्नति और पदोन्नति के अवसर मिल पा रहे हैं। महिलाओं को होता क्या है कि वेतन कम दिया जाता है पुरुषों से, और एक ऐसे पद, कुछ पद ऐसे हैं जो जिनको बोल दिया गया कि भैया वो पुरुषों के लिए ही है, औरतों के लिए नहीं है, इस वजह से वो हट जाती हैं, पदोन्नति नहीं होती है। तो ये आपके रीजंस में आ जाएगा। ठीक है, रीजंस में कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो नौकरियां छोड़ देती हैं, इसीलिए उनको ठेस पहुंचती है, इसलिए वो छोड़ देती हैं। महिलाएं कानूनी रूप से पुरुषों की समान नौकरियों के चुनाव से बाहर हैं। कहीं पर ऐसा है कि वहाँ पर पुरुष ही नौकरी में रखे जाएंगे, महिलाएं रखी ही नहीं जाएंगी, ऐसे बहुत जगह पर पॉलिसी है। ऐसे 59 देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर कोई कानून नहीं है। यौन उत्पीड़न से संबंधित सेकेंड रीजन यौन उत्पीड़न है, जिसमें 59 देशों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई कानून बनाया ही नहीं गया है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में वेतन कम दिया जाता है। नंबर 3, अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के लिए अनुपातहीन जिम्मेदारियां वहन करती हैं महिलाएं। अवैतनिक काम का मतलब है जो घरेलू काम का, ये जो बच्चा संभालना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें अवैतनिक हैं, जो कि वो ऑलरेडी कर रही हैं। वो जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उनको काम छोड़ना पड़ता है। तो ये आपका हो गया 4th रीज़न।
वैतनिक मूल्यांकन किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का 10 से 39% तक हो सकता है। 40% कामकाजी महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच ही नहीं है। तो ये आपका 5वां रीज़न हो गया। दुनिया भर में केवल 58% महिलाओं की बैंक वित्तीय संस्थानों तक पहुंच है। ये भी आपका रीज़न हो गया। हिंसा और उत्पीड़न महिलाओं को उम्र, स्थान, आय या सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना प्रभावित कर रही है। हिंसा और उत्पीड़न। अब ये की रिपोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहा गया है कि दुनिया के 64 देशों की सभी महिलाएं दैनिक रूप से कुल 1640 करोड़ घंटे बिना किसी वेतन के काम कर रही हैं। ये एक रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवैतनिक काम करती हैं महिलाएं, जहां पर उनको इतना काम करना पड़ रहा है, 1640 करोड़ घंटे बिना किसी वेतन के वो काम करती ही जा रही हैं। और आप फिर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो श्रम बल में बढ़ें। जब आप उनको वेतन ही नहीं दे रहे हो, अवैतनिक कार्य में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वो कहाँ से करेंगी। ठीक है। प्रवासी महिलाएं अत्यधिक कुशल और सुशिक्षित होने के बाद भी विदेशी श्रम बाजारों तक पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत कड़ा कंपटीशन करना पड़ता है क्योंकि वो प्रवासी हैं, इसलिए। तो ये भी आपका एक रीज़न हो जाएगा। इसमें 8-10 रीज़न यहीं पर दे दिए गए हैं। बाजारों में प्रचलित डी स्किलिंग, गंतव्य देशों में प्रवासी महिलाओं से, डी स्किलिंग इंपॉर्टेंट शब्द है, डी स्किलिंग गंतव्य देशों में प्रवासी महिलाओं से जुड़ी व्यापक रूढ़िवादिता होती है। जब आप कहीं और जाते हैं किसी जगह पर और वहाँ पर क्या होता है, एक रूढ़िवादिता जनरेट हो जाती है कि ये प्रवासी हैं तो इनके लिए नौकरी की संभावनाएं जो हैं वो थोड़ी नेगेटिव पॉइंट में चली जाती है कि हम इनको प्रेफरेंस नहीं देंगे, हमारे जो लोग हैं जो यहाँ के हैं हम उनको प्रेफरेंस देंगे। तो दैट इज़ डी स्किलिंग, बाजारों में प्रचलित डी स्किलिंग कहते हैं इसको। ठीक है। खासकर यौन हिंसा के जोखिम मामले में हम महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक देशों में शुमार है। ये भारत के बारे में कहा गया है कि हम लोग जो हैं यौन हिंसा के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक देशों के बीच में हम स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित ही नहीं महसूस करती, इसलिए भी जॉब छोड़ रही हैं, नौकरियों के प्रति हतोत्साहित हो जाती हैं। यौन हिंसा के कारण भागीदारी में गिरावट हो ही रही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, घरेलू दबाव और नौकरी पेशा महिलाएं मानसिक और शारीरिक रूप से खुद को थका हुआ भी महसूस करती। होता क्या है कि आपको घर का काम भी करना है, बाहर का काम भी करना है। कई बार आपका परिवार या आपके आसपास के लोग इतने सपोर्टिव नहीं हैं कि आपको सारी चीज़ें आराम से मिल सके, तो वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी होती हैं, कई बार थकी हुई भी महसूस करती, क्योंकि उन पर डबल जिम्मेदारियाँ होती हैं। ससुराल का सह निवास महिलाओं के रोजगार को प्रभावित करता है। कई बार लड़कियों के ऐसे ससुराल होते हैं कि उन्हें फिर नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। बच्चा आ गया है तो नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, ससुराल में कोई सपोर्ट नहीं है तो नौकरी छोड़नी पड़ जाती है, भले ही वो पहले अपने घर से नौकरी कर रही थी। घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से भी उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ जाती है। पारिवारिक जो पारंपरिक रूढ़िवादिता एक चली आती है कि यहाँ पर क्या होता है कि रूढ़िवादियाँ ये रहती हैं, महिलाओं के रोजगार के पक्ष में ज़्यादातर लोग रहते ही नहीं। उनका ये होता है कि आप घर संभालिए और नौकरी छोड़ दीजिए। सबसे पहला यही ऑप्शन दिया जाता है अगर लड़की को कोई दिक्कत हो रही है या औरत को कोई दिक्कत हो रही है काम करने में। तो ये जो रूढ़िवादिता सोच है, जो पारंपरिक मानदंड बने हुए हैं, इनकी वजह से भी नौकरी छोड़ रही हैं, श्रम बल में औरतों की भागीदारी कम होती जा रही है। ठीक है, पिछले एक दशक में, ये डेटा लिख लीजिएगा, पिछले एक दशक में 1.96 करोड़ महिलाओं ने नौकरियां छोड़ी या खोई हैं। ठीक है, ये डेटा लिख लीजिएगा। आईआईटी में प्रवेश के समय शीर्ष रैंक अर्हता में महिलाएं केवल 20.8 है, ये भी डेटा इंपॉर्टेंट है। आईआईटी में वह 8 से 9% ही रह जाती हैं। बेटियों के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जो प्रकृति की प्रवेश परीक्षाएं हैं, जो ट्यूशन्स हैं या जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर जो माँ बाप हैं वो बेटियों पर कम खर्च करते हैं बजाय लड़कों के। बिना कुछ सोचे समझे लड़कों पे कर देंगे, लेकिन बेटियों के लिए वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से घरों में ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए एक रिपोर्ट और आई हुई है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के हवाले से ब्लूमबर्ग का कहना है भारत में पिछले 5 वर्षों में 2 करोड़ महिलाएं नौकरियों से अलग हुई हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है इसमें ही, वर्ष 2021 में भारत की औसत मासिक महिला रोजगार दर 2020 की तुलना में 4.9% अधिक थी। 2021 की तुलना में 2020 में
4.9% जो थी वो अधिक थी, यानी कि घटता चला जा रहा है, और जो कि 2019 में 6.4 थी, मतलब कम ही होता चला जा रहा है। श्रमबल सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 66% से ज़्यादा युवा महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। ये रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रमबल सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 66% जो युवा महिलाएं हैं वो सिर्फ घरेलू काम करने में ही उसी में इंगेज हैं, वो काम करने नहीं जा पा रही हैं। कामकाजी महिलाओं का अनुपात सबसे ज़्यादा गुजरात और तमिलनाडु में है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में आप यूज़ कर सकते हो। कामकाजी महिलाओं का अनुपात सबसे ज़्यादा गुजरात और तमिलनाडु में पाया जाता है। वैश्विक स्तर पर 1/3 महिलाओं का मूल रोजगार कृषि है। वैश्विक स्तर पर 1/3 महिलाओं का जो मूल रोजगार है वो कृषि है, यानी कृषि में ज़्यादा महिलाएं इन्वॉल्व है। अगर क्वेश्चन आजकल एक ये भी फॉर्म हो रहा है कि कृषि का महिलाकरण हो रहा है, उसमें आप ये डेटा लिख सकते हो। वैश्विक स्तर पर लगभग 1/3 महिलाओं का मूल रोजगार कृषि है, जिसमें वानिकी भी है, मछली पकड़ना आदि भी है। लेकिन 12.8% महिला किसानों को ही भू संपत्ति पर स्वामित्व है, यानी वो किसी के यहाँ काम कर रही हैं। भू संपत्ति पर स्वामित्व केवल 12.8% को ही मिला हुआ है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की एक रिपोर्ट यह भी कह रही है कि हर क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में 11.2% है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका अगर क्वेश्चन आता है कृषि का महिलाकरण, तो उसमें आपके ये दोनों पॉइंट यूज़ हो सकते हैं कि कृषि में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक है। सबसे ज़्यादा केरल में युवा विवाहित महिलाएं बेरोजगार हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा केरल में युवा विवाहित महिलाएं बेरोजगार हैं। वार्षिक आवधिक श्रमबल सर्वे की रिपोर्ट क्या कह रही है कि विनिर्माण उद्योग में कामकाजी महिलाओं का अनुमानित फीसद वितरण 11.2% पाया गया है। कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्जे की एक रिपोर्ट यह दावा करती है कि वर्ष 2025 तक देश की जीडीपी में, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, समझ रहे हैं, ये जो कंसल्टेंसी वाला है ना, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि 2025 तक देश की जीडीपी में अगर 46 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त इजाफे के साथ विकास दर 1.4% अतिरिक्त उछाल ले सकती है। इस योगदान के लिए कम से कम 6.8 करोड़ कामकाजी महिलाओं की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि अगर महिलाओं के साथ भेदभाव ख़त्म कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, 2025 तक जीडीपी बढ़ जाएगी आपकी, और आपका जो विकास दर है वो 1.4% बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, महिलाओं की जो कामकाज की ज़रूरत है वो 6.8 करोड़ महिलाओं को आपको और कामकाज में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ये आप बहुत अच्छे से कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, और SDG 5 को यहाँ पर इन कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो कि यहाँ पर देखिए, महिलाओं के साथ भेदभाव खत्म करने के लिए SDG 5 के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए, और साथ ही जो कंसल्टेंसी मैकिन्जे की रिपोर्ट है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि कहती है कि 2025 तक जीडीपी में 46 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त इजाफे से विकास दर भी बढ़ सकती है और महिलाओं को रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कराया जा सकता है। तो ये पूरा क्वेश्चन फॉर्म में हो गया है। ठीक है, कि श्रमबल में महिलाओं की घटती हिस्सेदारी के बारे में चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए। तो आप पूरा यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में आप क्या कर सकते हो, किसी रिपोर्ट से स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद रीज़न लिख दो, उसके बाद आपका ये देखिए, ये आपका वे फॉरवर्ड भी मैंने यहाँ पर बता दिया है, दो बता दिए हैं। SDG 5 भी यूज़ कर सकते हो, मैकिन्जे की रिपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको एक समराइज्ड क्वेश्चन के फॉर्म में लिखोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आस्था से खिलवाड़, ये वही आदि पुरुष मूवी को लेकर के है कि राम को हमेशा एक आदर्श चरित्र दिखाया गया है, धीरोदात्त नायक दिखाया गया है, आदर्श पुरुष, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श प्रजापालक, और सीता को आदर्श बेटी, आदर्श बहन, आदर्श पत्नी, आदर्श बहू दिखाया गया है, जिस पर छेड़छाड़ करी गई है। रामायण का जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई है। किसी भी चरित्र को विद्रूप करने का प्रयास नहीं किया है। उज्ज्वल पक्षों को उभारने की कोशिश करी जाती है, जो कि यहाँ पर नहीं किया गया है। एक टपोरी सा तरीका अपनाया गया है सिर्फ पैसा कमाने के लिए और तालियां बटोरने के लिए, जैसे मीम्स में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो सब किया गया है। ठीक है, तो अगर संस्कृति से रिलेटेड कुछ आता है तो आप ये एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो कि हमारी संस्कृति से किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है या भारतीय संस्कृति किस तरह से बदल रही है। आप उसमें ये एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो कि इस तरीके की पिक्चर बनने के कारण भी लोगों में संस्कृति के प्रति नकारात्मक चीज़ें उजागर हो रही हैं। इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। हर एक पॉइंट को यूज़ करना सीखिए कि कैसे मैं उसको एक सेंटेंस में एक जगह पर यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं जानलेवा ताप। ये जो बलिया में अभी लू लगने से मृत्यु हुई हैं उनके बारे में है।
उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में गर्मी और लू से क्या हुआ है, बलिया जिला अस्पताल में लू लगने से करीब 56 लोगों की मौत हो गई है। लू लगने से मौत हुई है, लेकिन उसके साथ ही एक और भी चीज़ उजागर यहाँ पर हुई है कि हमारी जो चिकित्सक स्थिति है वो कितनी खराब है। लू लगने से न केवल निर्जलीकरण का खतरनाक साबित होता है बल्कि तंत्र को भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है कि लू लगने से क्या क्या चीज़ें प्रभावित होती है। निर्जलीकरण होता है, तंत्र पर भी प्रभाव होता है। इस मौसम में उन काम के लिए भाई लोगों को तो निकलना ही पड़ता है। गांव वाले लोगों को तो और भी खेती करनी है, कुछ ना कुछ बाहर जाना है, शादी विवाह आदि इन सब चीज़ों के लिए भाई गर्मी में तो जाना ही पड़ेगा, तो उन्हें लू लग जाती है। लू लग जाना एक अलग चीज़ है, उससे बचना एक अलग चीज़ है। लेकिन जब लू लग जाने के बाद आप उपचार के लिए जा रहे हैं अस्पताल, तो अस्पताल की स्थिति इतनी बदहाल है कि वो एक तीसरा पॉइंट आ गया है आपके लिए, इसीलिए मृत्यु हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। रोगों के लक्षण जांचने के लिए, उपचार के लिए वहाँ पर चिकित्सक ही नहीं है। बीमारियों का प्रकोप अगर बढ़ जाता है तो वहाँ पर बिस्तर नहीं है, चिकित्सक नहीं है। तो अगर मान लीजिए संक्रामक बीमारियाँ आ गई, भयानक स्थिति आ गई, तब क्या किया जाएगा? ना परिचारक है, ना उपकरण है, ना दवाएं हैं। ये भयानक कमी यह दर्शाती है कि चिकित्सा व्यवस्था कितनी ही खराब है। ठीक है, तो यहाँ पर चिकित्सा व्यवस्था के बारे में बात करी गई है कि लू लगने से क्या क्या हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक रिसर्च हुई है यहाँ पर, शनि ग्रह के एक चंद्रमा पर फॉस्फोरस पाया गया है जो पृथ्वी पर जीवन की मौजूदगी के लिए एक अहम तत्व है। ठीक है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉस्फोरस शनि ग्रह के बर्फीले चांद एन्सेलेडस पर यह तत्व पाया गया है, यानी कि शनि ग्रह का एक बर्फीला चांद क्या है? एन्सेलेडस है। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नासा के अंतरिक्ष यान कैसिनी को भेजा गया है शनि ग्रह पर। प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसने ये सर्वे या ये आपको जो जानकारियां हैं वो बताई हैं। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉस्फोरस जो है डीएनए की संरचना की मूलभूत ज़रूरत है। कोशिकाओं और ऊर्जा को इधर से उधर ले जाने वाले मॉलिक्यूल्स का अहम हिस्सा होता है। पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित चीज़ में फॉस्फोरस है। ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस आपका किस किस में पाया जाता है, किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके प्री के लिए फॉस्फोरस वाला ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और क्या हुआ है? दूसरी जगह पर बृहस्पति का जो चांद है यूरोपा, उस पर बर्फीली सतह पाई गई हैं और नीचे पानी का महासागर होने का भी अनुमान किया गया है। तो यूरोपा किसका चंद्रमा है? बृहस्पति का है। ये आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतना सा था यहाँ पर। माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ है कि हैकर्स आ गए हैं। कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, इसीलिए मैंने इस न्यूज़ को लिया है। आउटलुक ईमेल, वन ड्राइव फाइल शेयरिंग ऐप, इन पर माइक्रोसॉफ्ट में क्या हुआ है? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ी कई सेवाओं में जून की शुरुआत में गंभीर व्यवधान सामने है। किसमें? आउटलुक ईमेल में, वन ड्राइव फाइल शेयरिंग ऐप में, क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट के। ठीक है, उन पर क्या हुआ है? हैकर्स ने कुछ गंभीर व्यवधान डाले हैं। जॉम्बी कंप्यूटर हैकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं जो तथाकथित बॉटनेट से माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न सर्वर पर हमला करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को किराए पर लिया था। ठीक है, तो ये जॉम्बी कंप्यूटर हैकर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर होते हैं, बॉटनेट से माइक्रोसॉफ्ट के विभिन्न सर्वर पर हमला करते हैं, जो कि अभी सॉल्व कर दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है किसी का भी डेटा लीक नहीं हुआ है। बस मैं यहाँ पर आपको ये शब्द कुछ बताना चाहती थी, जैसे कि जॉम्बी कंप्यूटर और किन किन चीज़ों पर हमला हुआ है। वन ड्राइव फाइल, आउटलुक ईमेल और ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, इसकी वजह से मैंने इस न्यूज़ को कवर किया है। ठीक है, तो आप ये उसमें भी लिख सकते हो, अगर साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ आता है तो उसमें भी आप ये एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो कि अभी हाल ही में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट शैली जी के बारे में है। शैली सिंह ने क्या किया था? अभी हाल ही में क्या हुआ है? जापान में प्रतिष्ठित सेइको गोल्डन ग्रांप्री में कांस्य पदक जीत लिया है, जो कि पहला वैश्विक पदक है इनका, और सबसे लंबी कूद लगाने के मामले में एशिया की शीर्ष और दुनिया में 17वां स्थान है। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि अंजू बॉबी के नाम पे एक रिकॉर्ड है 19 साल का 6.83 का, और इनका रिकॉर्ड है 6.76 मीटर का। यानी कि अंजू बॉबी का जो रिकॉर्ड है वो नंबर 1 है, वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है, और ये दूसरे नंबर पे है। 6.76 मीटर पर इनका दूसरे नंबर पर नाम आता है। ठीक है, तो कौन है ये? शैली जी हैं। ये आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं।
गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है किसको? गीता प्रेस को दिया गया है। ठीक है, अमित शाह ने गोरखपुर स्थित प्रसिद्ध गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, दे दिया गया है। और एक और चीज़, 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस जो है रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भगवद गीता जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं वो गीता प्रेस ही आपको पब्लिश करके देती है। तो गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार मिलने से गीता प्रेस सम्मानित तो है, लेकिन जो अमाउंट दिया जा रहा है प्रकाशन संस्थान को 1 करोड़, वो उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया है कि हम अमाउंट नहीं लेंगे, लेकिन हाँ जो आपने हमें ये पद दिया है, ये सम्मान दिया है, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं और शुक्र कर रहे हैं। ठीक है, गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1923 में सनातन धर्म के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए जयदयाल गोयंका और घनश्याम दास जालान ने इसकी स्थापना की थी। गोरखपुर से प्रकाशन होता है, प्रेस का समस्त प्रकाशन गोरखपुर से होता है। गांधी शांति पुरस्कार किसके लिए दिया गया है? इनको अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको प्रदान किया गया है गांधी शांति पुरस्कार। किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये सारी पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। ये देखिए, बैंक रिफॉर्म में आप ये यूज़ कर सकते हो कि बम्बई उच्च न्यायालय ने क्या बोला है अभी कि आरबीआई के जो एक परिपत्र पर रोक लगा दी है। कैसा परिपत्र? ऐसा परिपत्र जो बैंकों को बिना सुनवाई के ही धोखाधड़ी वाला घोषित करने की अनुमति देता था। इस पर परिपत्र पर रोक लगा दी है। वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण और सूचना देने के संबंध में आरबीआई द्वारा 2016 में एक जारी दिशा निर्देश था कि आरबीआई डिक्लेयर कर देती है डायरेक्टली कि धोखाधड़ी और ये सारी चीज़ें हैं और उसको हटा देती है। लेकिन इस पर अभी क्या बोला गया है कि आप इस परिपत्र को अनुमति नहीं देंगे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना गया है इसको, क्योंकि पहले कर्ज लेने वाले को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया है, क्योंकि खातों को धोखाधड़ी वाला घोषित करने से पहले कर्ज लेने वालों को सुनवाई का मौका भी दिया जाना चाहिए, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को पूरा करता है। तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन ना हो, इसलिए बोला गया है कि आरबीआई डायरेक्टली इस परिपत्र को नहीं जारी करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं कौन? मनोज सिन्हा। इन्होंने सारी तैयारियों को विवेचना की है और देखा है कि किस तरह से काम चल रहा है। अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर नाबार्ड की एक बैठक हुई है। यहाँ पर वित्त मंत्री सीतारमण जी ने नाबार्ड से कहा है कि किसानों को अधिक लाभदायी, साथ में पानी की कम खपत वाली फसलें, खासकर मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की ओर अपना रुख स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कहा है। नाबार्ड को कहाँ पर कहा है? 17 जून को एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, उसमें इन्होंने नाबार्ड को ये चीज़ें कही हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए। ठीक है, और 2023 श्री अन्न के उत्पादन और विपणन को प्राथमिकता दे रहा है राष्ट्रीय तौर पर। आपको पता है कि मोटे अनाज का ईयर कौन सा है? मिलेट ईयर है 2023। इसीलिए यहाँ पर नाबार्ड को भी बोला गया है कि जो किसान हैं उनको आप प्रमोट करिए मोटे अनाज, तिलहन, दलहन, कम पानी वाली फसलें, जो कि हमारे लिए, हमारी खेती के लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए अच्छी रहें। ठीक है, तो ये सीतारमण जी ने यहाँ पर कहा है। नेक्स्ट है, ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में आपका 3 दिवसीय खिलौना मेला शुरू होने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहाँ होने जा रहा है? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाला है। ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रौद्योगिकी पर रिपोर्ट आई है, टेक्नोलॉजी पर। भारत सरकार ने 2025-26 तक प्रौद्योगिकी को देश के सकल घरेलू उत्पाद का 20 से 25% करने का लक्ष्य रखा है। टेक्नोलॉजी से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक में, तो आप वहाँ पर ये डेटा यूज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में भारत सरकार ने 2025-26 तक प्रौद्योगिकी को देश के सकल घरेलू उत्पाद का 20 से 25% करने का लक्ष्य रखा है। IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने
भारतीय अमेरिकी उद्यमियों से यह बात कही और उन्हें भारत में निवेश करने को भी कहा है, क्योंकि पिछले 9 वर्षों में हम देख रहे हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में भारत में काफ़ी अच्छा विस्तार हुआ है, स्टार्टअप बढ़े हैं, स्टार्टअप की जगह पर हम 3rd रैंक पर हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। हमारा लक्ष्य है कि प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था 2025-26 तक कुल सकल घरेलू उत्पाद का 20% होगी, जो कि लगभग 7.5% की दर से बढ़ रही है। तो ये एक डेटा है। जब साइंस एंड टेक का अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है कि भारत में साइंस टेक किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या वर्तमान स्थिति है, तो उसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आगे क्या है, एयरबस से 500 विमान खरीदेगी इंडिगो। इंडिगो क्या करने वाली है कि अपने और थोड़े से रूट स्टार्ट करने वाली है। और एयरबस क्या है, ये आपका यूरोपीय विमानन विनिर्माता है। एयरबस 500 विमानों की आपूर्ति को पूरा करेगा इंडिगो की। मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है कि इंडिगो आपका जो एयरबस ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो ले रहा है आपका यूरोपीय विमानन निर्माता से। ठीक है, इसलिए मैंने लिया है। प्री में कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निर्माण परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार। ये आपका इकोनॉमिक्स वाला जो पेपर 3rd है उसमें आपके विनिर्माण वाले में यूज़ होगा। क्या कहा जा रहा है, एक टर्म भी देखिएगा यहाँ पर, प्री कास्टिंग। काम की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए किसी निर्माण का अस्थायी ढांचा यानी प्री कास्टिंग एक बड़े से गोदाम में तैयार होगा और उसके बाद निर्माण स्तर पर ले जाया जाएगा। यानी कि विनिर्माण की प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए, जैसे कि निर्माण हो रहा है पुल का या कोई भी ढांचा बन रहा है, तो उसके लिए जो भी आपके छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको बड़े गोदाम में पहले ही रेडी कर लिया जाएगा। रेडी करने के बाद में उनको जहाँ पर लाना है वहाँ पर ला करके बस असेंबल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्री कास्टिंग कहलाएगा। और विनिर्माण में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कर रही है, प्री कास्टिंग को बढ़ावा दे रही है ताकि चीज़ों को गोदाम में तैयार कर लिया जाए, ढांचे को तैयार कर लिया जाए और उसके बाद निर्माण स्थल पर ला करके जोड़ दिया जाए, जिससे कि क्या होगा कि निर्माण की जो गतिविधियां हैं उसमें तेज़ी भी आएगी और ये जो पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं और जान माल को जो परेशानी होती है वो सारी चीज़ें रुक सके। तो विनिर्माण से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है आपका पेपर 3 में तो आप ये यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा वाला ही है, ये देखते हैं देश दुनिया। अभी हाल ही में अमेरिका और चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और आपके चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उनकी मुलाकात हुई है, आपस में बातें भी हुई हैं। इन लोगों के बीच काफ़ी तनाव की स्थिति अभी चल रही है काफ़ी टाइम से, तो इसीलिए बात हुई है। और कहाँ पर ये बैठक हुई है, ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ये बैठक हुई है। और यहाँ पर चीन ने क्या कहा है कि चीनी विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने मांग की है कि अमेरिका चीन से खतरे के सिद्धांत को जो बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ना, कि कभी उसने हमारे ऊपर ये ड्रोन भेज दिया है, ये बलून में कुछ लगाकर भेज दिया है, और उसके खिलाफ हर जगह पर एक तरफा जो प्रतिबंध लगाता चला जाता है, तो इसके बारे में चर्चा की गई है कि प्रौद्योगिकी के स्तर पर चीन के विकास के दमन को बंद करे और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचे। इनका मतलब है ताइवान में जो हस्तक्षेप करते हैं अमेरिका वो बंद करे और अननेसेसरी हमेशा चीन को टारगेट करके जो चीज़ें की जाती हैं उनको बंद किया जाए। ठीक है, तो ये चर्चा यहाँ पर हुई है। ये अवेयरनेस है, अवेयरनेस की न्यूज़ है ये। बाकी ये यहाँ पर ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी जाएंगे आपके अमेरिका में, तो उसी के बारे में है। और कहाँ पर होगी ये आपकी बैठक, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में। ये जब कल बैठक हो जाएगी पूरी तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। योग दिवस 21 जून को होता है, इसकी थीम कल आपको मैं बता दूंगी। और योग दिवस क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो आपके मना रहे हैं प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में, और जो राष्ट्रीय है आपका योग दिवस उसको मना रहे हैं आपके जगदीप धनखड़ जी, कहाँ पर, जबलपुर में मना रहे हैं। ठीक है, जबलपुर में कंडक्ट हुआ है और पूरा अच्छे से मनाया जा रहा है, और जो प्रधानमंत्री जी हैं वो न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस उत्सव को कहाँ पे, राष्ट्रीय उत्सव नेतृत्व कहाँ पर हो रहा है, जबलपुर में हो रहा है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला आपका दिवस उत्सव में
नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, दोनों लोगों ने अलग अलग जगहों पर आपका योग दिवस का आयोजन करा हुआ है। यहाँ पर हमारी 17वीं संसद के बारे में लिखा गया है कि कैसे 17वीं संसद का जो कामकाज है वो बढ़ा हुआ है, कैसे वो प्रौद्योगिकी से अच्छा काम कर रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स दी गई हैं, तो हम देख लेते हैं। 4 साल में देश की संसद अधिक तकनीकी के मामले में स्मार्ट हो गई है। 17वीं लोकसभा के 11वें सत्र तक उत्पादकता 93.09% रही, जो 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा की अवधि की तुलना में अधिक है। ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हो? इफ़ इन केस आपका बुनियादी ढांचा में या फिर आपका संसद से संबंधित या फिर आपकी पॉलिटी में ऐसा इंस्टीट्यूट्स पूछे जाते हैं कि कैसा चल रहा है चीज़ों में, संसद में क्या हो रहा है, संसद को बदलने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अभी नई संसद भी बनी है ना, तो अगर उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसमें इस डिटेल को यूज़ कर सकते हो कि अभी क्या हुआ है कि 4 साल में जो देश की संसद है तकनीकी रूप से काफ़ी स्मार्ट हो गई है और क्या क्या बढ़ोतरी हुई है, वो ये वाली डिटेल आप लिख लीजिएगा, इसको पॉइंट आउट करके पूरा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है, 17वीं लोकसभा के पहले 11 सत्रों के दौरान कुल 169 सरकारी विधेयक पारित किए गए, जो 15वीं और 16वीं से कहीं ज़्यादा थे। तो ये आपकी डिटेल्स है जो संसद को बेहतर बनाने वाली चीज़ें हैं। 17वीं लोकसभा में क्या क्या हुआ है उसके बारे में है, जो कि आप लिख सकते हो, यूज़ कर सकते हो इन पॉइंट्स को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स आ गया। स्पोर्ट्स में क्या हुआ है कि भवानी देवी ने पदक जीते हैं। कौन से? पहली बार भारतीय तलवारबाजी में इन्होंने पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ओलंपियन सीए भवानी देवी ने सोमवार को चीन के वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप की महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हारने के बावजूद कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, जो कि पहला है भारत का। ठीक है, तो किसने? भवानी जी ने जीता है और कांस्य पदक जीता है, लेकिन पहला है ये भारत का। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। अभी क्या हुआ है कि इंडोनेशिया में जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें तो हार गए थे हम लोग, लेकिन अभी ताइपे ओपन बैडमिंटन होने वाला है, तो उसमें एच एस प्रणय की अब परफॉर्मेंस देखने वाली होगी, जो कि आगे की न्यूज़ में आएगी। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है कि गत चैंपियनशिप सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया है, सिक्किम के गंगटोक में 6ठी युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में खिताब जीत लिया है। किसने? चैंपियन सेना खेल नियंत्रण बोर्ड ने सिक्किम के गंगटोक में जो 6ठी युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है उसमें खिताब जीत लिया है। हरियाणा दूसरे नंबर पे है और चंडीगढ़ आपका तीसरे नंबर पर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें? और तो सारी नॉर्मल न्यूज़ है। ठीक है, चलिए फिर आज का न्यूज़पेपर कंप्लीट हो गया है। कल 21 जून का न्यूज़पेपर मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच।